Good evening, student. Today we are study about science. Chapter number 7. The name of the chapter is Conservation of Plants and Animals. Conservation का मतलब होता है संरक्षण. हम कैसे संरक्षण करते हैं पौधों को और एनिमल्स को उनके नेचुरल हैबिटेट में. तो आज हम इसके बारे में स्टडी करेंगे. Every living organism on earth is a member of a dynamic community. That dynamic community is called a ecosystem. हमारे जो भी सारे लिविंग बीइंग्स ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एक कॉलोनी में रहते हैं. जैसे हम लोग कॉलोनी में रहते हैं वैसे ही उनकी क्या होती है, कम्युनिटी होती है जिसको बोलते हैं इकोसिस्टम बोलते हैं. नेचर इज अ बोथ ऑफ अस द पार्ट ऑफ अर्थ इज विच लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट इन कॉल्ड द बायोस्फीयर. ऐसा एरिया जहाँ पे लिविंग बीइंग और नॉन लिविंग बीइंग दोनों ही रहते हैं उसको बायोस्फीयर बोलते हैं. इट कंटेन्स अ हग वेराइटी ऑफ स्पीसीज लिविंग इट इज. उसमें बहुत सारी वैरायटी लिविंग थिंग्स की रहती हैं. इट दैट डिपेंड ऑन ईच अदर. वो दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं. द इंटर रिलेशनशिप ऑफ द स्पीसीज एंड देयर रिलेशन विद द इन्वायरमेंट ऑफ सपोर्ट लाइफ इज कॉल्ड अ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी. तो जो हमारी इंटर रिलेशनशिप होती है स्पीसीज के बीच में और इन्वायरमेंट के बीच में, जिससे वो क्या करते हैं, दोनों एक दूसरे की क्या करते हैं, लाइफ को सपोर्ट करते हैं, उसको हम बोलते हैं क्या, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी बोलते हैं. द कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म इंटरेक्टिंग विद ईच अदर एंड देयर फिजिकल इन्वायरमेंट इज कॉल्ड द इकोसिस्टम. एक ऐसी कम्युनिटी जिसमें क्या करते हैं, जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो दोनों एक दूसरे से अट्रैक्ट करते हैं फिजिकली, तो उसको बोलते हैं इकोसिस्टम बोलते हैं. Ecosystem is a complete unit that consists of living creature and non-living matter. Ecosystem एक जब कंप्लीट होता है जब उसमें लिविंग क्रिएचर और नॉन लिविंग मैटर दोनों के दोनों क्या हो, प्रेजेंट हो. दिस कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म interacting with each other and their physical environment including climate change is called the ecosystem. तो ऐसी कम्युनिटी जिसमें क्या करते हैं, जो भी नॉन लिविंग और लिविंग बीइंग्स होते हैं वो दोनों एक दूसरे को इंटरेक्ट करते हैं फिजिकली, इन्वायरमेंट उसमें इंक्लूड्स होता है, उसको हम इकोसिस्टम बोलते हैं. देयर आर न्यूमरस काइंड ऑफ प्लांट एंड एनिमल दैट एग्जिस्ट ऑन अर्थ. हमें पता है कि हमारी जो अर्थ है इस पर बहुत डिफरेंट टाइप्स के प्लांट एंड एनिमल प्रेजेंट हैं. अर्थ हैज़ ऑल सुटेबल कंडीशन दैट आर नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल. तो ईच उन सब के लिए क्या होती है, सुटेबल कंडीशन होती है जिनसे वो क्या करते हैं, सर्वाइव करते हैं. दस वी कैन से दैट ऑन द अर्थ डिजर्व फ्रॉम ऑफ लाइफ एग्जिस्ट. तो हम कह सकते हैं कि हमारी जो अर्थ है उस पर क्या है, लाइफ है. Like a variety of plants, some have flower and some giving us fruit and animal, lion, tiger, deer, dogs, snake, etc. on earth. तो हमारे में बहुत सारी वैरायटी प्लांट्स की प्रेजेंट होती है. कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनसे हमें फ्लावर मिलता है, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनसे हमें फ्लावर नहीं मिलता है, फ्रूट्स मिलते हैं. ठीक है. कुछ हमारे बहुत सारे एनिमल हैं जो कहाँ रहते हैं, अर्थ पे रहते हैं. बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, इट इज़ अ टर्म यूज फॉर अ नंबर ऑफ डिफरेंट फ्रॉम द प्लांट एंड एनिमल फाउंड ऑन अर्थ. बायोडाइवर्सिटी वो होती है, इस टर्म का तब यूज़ करते हैं जब क्या होता है, हमारे प्लांट एंड एनिमल बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं अर्थ पे. मैक्सिमम डाइवर्सिटी इज़ फाउंड इन फॉरेस्ट. मैक्सिमम जो डाइवर्सिटी होती है वो हमारी कहाँ, फॉरेस्ट में प्रेजेंट होती है. फॉर एग्जाम्पल इन फॉरेस्ट देयर आर अ वेराइटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल. जैसे फॉरेस्ट में क्या होती है, बहुत सारी वेराइटी प्रेजेंट होती है ना प्लांट एंड एनिमल की. वी कैन से दैट इज़ अ नेचुरल क्रिएचर्स. तो ये सारे के सारे क्या हैं, हमारे नेचुरल टीचर्स हैं. ठीक है. इन द रेफरेंस ऑफ द वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म एक्सिस्ट ऑन द अर्थ, all of these organisms have their interrelationship and their relationship with the environment. It include the variety of plant, animal and microorganism. तो जो भी हमारा बायोडाइवर्सिटी होती है इसमें प्लांट, एनिमल एंड जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये सारे के सारे क्या होते हैं, इन सब के बीच में इंटर रिलेशनशिप होती है. ठीक है. लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज अ सीरियस प्रॉब्लम फॉर द फॉलोइंग आर द रीजन दैट कॉज लूज ऑफ बायोडाइवर्सिटी. तो जो बायोडाइवर्सिटी है ये हमारी बहुत ही ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम है. तो इसके बहुत सारे कॉजेज होते हैं जिनसे क्या होती है, बायोडाइवर्सिटी लॉस होती है. The loss of biodiversity is mainly due to the sudden, unpleasant and
अनऑर्गेनाइज चेंज इन द इन्वायरमेंट। तो जो बायोडाइवर्सिटी में जो भी सारे लॉस होते हैं वो सडन होते हैं, अनप्लेजेंट होते हैं और डिसऑर्गेनाइज होते हैं, उनका कोई ऑर्गेनाइज पहले से नहीं होता है। In the ecosystem, the interaction between living and non-living biotic and abiotic is a very important। तो जो भी हमारा इकोसिस्टम है इसमें इंटरेक्शन बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनको बोलते हैं बायोटिक और नॉन लिविंग एबायोटिक, इनके बीच में क्या होता है, इंटरेक्शन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है बायोडाइवर्सिटी में। फिर आता है हमारा डिफॉरेस्टेशन। क्या है? द क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड यूजिंग द लैंड फॉर अदर पर्पज इज कॉल्ड द डिफॉरेस्टेशन। तो जब हम क्या करते हैं, अपने जो हमारा फॉरेस्ट है उसको हम काटे जाते हैं, पेड़ को काटते रहते हैं अपने जो लैंड का अदर पर्पस के यूज़ के लिए, तो ये हमारा कहलाता है डिफॉरेस्टेशन। सिंपली फॉर्म में हम बोल सकते हैं कटिंग ऑफ प्लांट्स आर कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन। द कॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन आर प्रोड्यूसिंग लैंड फॉर कल्टिवेशन। हमने अनाज उगाने के लिए, कल्टिवेशन करने के लिए पेड़ों को काट दिया। बिल्डिंग हाउस एंड फैक्ट्रीज, घर और फैक्ट्रीज बनाने के लिए हमने फॉरेस्ट को कट कर दिया। यूजिंग वुड एज फ्यूल टू मेक फर्नीचर एक्सेट्रा। हमने जो पेड़ थे उनको लकड़ी के फ्यूल के रूप में यूज़ करने के लिए, फर्नीचर बनाने के लिए हमने उनको कट किया। द नेचुरल कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन, द फॉरेस्टेशन, फायर एंड ड्राउट। तो जो भी हमारी जो नेचुरल डिफॉरेस्टेशन होती है, जब क्या होता है जंगलों में आग लग जाती है, सूखा पड़ जाता है, तो ये नेचुरल कॉजेज होते हैं हमारे डिफॉरेस्टेशन के। कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिफॉरेस्टेशन, द कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिफॉरेस्टेशन आर इंक्रीजिंग इन द टेम्परेचर एंड पोल्यूशन लेवल ऑन द अर्थ। जब हमारे जो अर्थ का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाता है बहुत ज़्यादा पोल्यूशन की वजह से, तो ये हमारे कॉजेज होते हैं। इंक्रीज इन द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर लीडिंग टू ग्लोबल वार्मिंग। जब हमारे एनवायरनमेंट में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का नंबर जब बढ़ जाता है, ठीक है, एटमॉस्फेयर में, तो वो क्या करता है, ग्लोबल वार्मिंग कर देता है। लोअरिंग ऑफ ग्राउंड लेवल वाटर, जो हमारा ग्राउंड लेवल जो वाटर है वो बहुत ही ज़्यादा कम है, क्योंकि यहाँ पे पता है प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं वो कहाँ से वाटर को एब्जॉर्ब करती है, सॉइल से करती हैं। डिस्ट्रीब्यूट एंड बैलेंस इन नेचर, जो हमारा डिस्टर्ब हो जाते हैं, डिस्टर्ब द बैलेंस इन नेचर, जो हमारा नेचर होता है उसका जो बैलेंस होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। डिक्रीजिंग इन रेनफॉल लीडिंग ऑफ ड्राउट, जब हमारा क्या होता है जो रेनफॉल होता है वो बहुत ही कम हो जाता है जिससे सूखा पड़ जाता है। सॉइल इरोजन एंड डिक्रीज द सॉइल फर्टिलिटी लीडिंग टू द डिसेंट्रिफिकेशन। तो जो भी हमारे क्या होता है सॉइल इरोजन होता है, सॉइल की फर्टिलिटी बहुत कम हो जाती है, तो हमारी ये कहलाती है डिसेंट्रिफिकेशन कहलाती है। डिक्रीजिंग इन द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल लीडिंग टू फ्लोड, तो जो भी हमारा क्या होता है डिक्रीज हो जाता है वाटर होल्ड कैपेसिटी, ठीक है, तो जिससे क्या होता है हमारा बाढ़ आ जाती है। तो इससे भी क्या होता है, बहुत सारे कॉजेज़ होते हैं हमारे जो किसमें, डिफॉरेस्टेशन में होते हैं। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं फॉरेस्ट को। एज फॉरेस्ट आर हेल्पफुल टू मेंटेन इकोलॉजिकल इक्विलिब्रियम इन एनवायरनमेंट एंड देयर is an immediately need to conserve it also. We know that forests play an important role। तो जो हमारी इमीडिएट नीड होती है जिससे हम क्या करते हैं, हमें अपने फॉरेस्ट को हमारी जो इमीडिएट नीड होती है, जैसे हमें पता है कि हमें क्या मिलता है, प्लांट से फ्रूट्स मिलते हैं, वेजिटेबल्स मिलते हैं, नट्स मिलते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा हमारे क्या होते हैं, ये हेल्पफुल होते हैं हमारे लिए। तो हमें क्या करना चाहिए, अपने फॉरेस्ट को कंजर्व करना चाहिए, ठीक है। डिफरेंट वे ऑफ कंजर्विंग फॉरेस्ट, कैसे हम फॉरेस्ट को कंजर्व कर सकते हैं, कौन कौन सी फैसिलिटीज़ होती हैं जिनसे हम क्या कर सकते हैं, फॉरेस्ट को कंजर्व कर सकते हैं। सबसे पहले आता है रीफॉरेस्टेशन, दोबारा से पेड़ लगाएं। प्रिवेंट फॉरेस्ट फायर, जो भी हमारे पेड़ फॉरेस्ट में आग लग जाती है उसको प्रिवेंट करें। गार्डनिंग इन द फॉरेस्ट टू बी कंट्रोल, जो गार्डनिंग होती है, जो चराई होती है, जो एनिमल चरते हैं उसको क्या करें, कंट्रोल करें। तो ये मेन कॉजेज, मेन वे होते हैं जिनसे हम क्या कर सकते हैं, फॉरेस्ट को कंजर्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले आता है रिफॉरेस्टेशन। इट मीन द प्रोसेस ऑफ रीस्टोरिंग एंड रिक्रिएटिंग एरिया फॉर फॉरेस्ट इज इंक्लूड ग्रोइंग मोर एंड मोर प्लांट। हम क्या करें, एक ऐसे एरिया में क्या करें, बहुत से ज़्यादा प्लांट लगाएं जिससे क्या हो, बहुत ही ज़्यादा प्लांट ग्रो करें। तो ये हमारा कहलाता है रिफॉरेस्टेशन कहलाता है। प्रिवेंटिंग फॉरेस्ट फायर, जो भी जंगलों में आग लग जाती है हम उसको प्रिवेंट करें।
To make sure fire are not careless ignition, we should take special precaution. This might take in people and kill wildlife and also destroy forests. Thus, we can say that the prevent of fire is a very necessary. जैसे आपने अभी देखा होगा कि हमारे एक वो फॉरेस्ट है, उसमें पूरी आग लगी थी, तो वहाँ पे जो भी सारे जानवर थे, पूरा का पूरा जंगल क्या हो गया था, जल गया था. तो हम क्या करें, इसको बहुत सारी चीज़ें प्रिवेंट करें, प्रिस्क्रिप्शन रखें, जिससे क्या हो कि ये जो फायर है ये ना लगे. गार्जिंग इन द फॉरेस्ट टू बी कंट्रोल. जो भी गार्जिंग होती है, चराई होती है, उसको हम क्या करें, कंट्रोल करें. वी शुड कीप in eyes on grazing in the forest, as grazing control actually prevents soil erosion, which is against its initial. As we know, top layer is fertility as well as a habitat for the various organisms. Plant grow on the top layer and it is also a habitat for many small organisms. जब क्या होगा, जब प्लांट वो एनिमल क्या करेंगे, चढ़ाई करेंगे, तो चढ़ाई करने से क्या होता है, जो हमारा सॉइल इरोजन होता है ये बहुत ज़्यादा होता है. ठीक है. और जो टॉप लेयर की जो फर्टिलिटी पावर होती है वो भी क्या होता है, डिक्रीज हो जाती है. तो इसलिए हमें इसको क्या करना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए. फिर आता है वाइल्ड लाइफ. अब वाइल्ड लाइफ क्या होती है. वाइल्ड लाइफ रिप्रेजेंट ऑल नॉन डोमेस्टिकल एनिमल लिविंग इन देयर नेचुरल हैबिटेट लाइक लाइन, एलिफेंट एक्सेट्रा आर फाउंड इन द फॉरेस्ट. वाइल्ड रिप्रेजेंटेटिव वो होते हैं जो ऐसे एनिमल जो हम डोमेस्टिक एनिमल नहीं बोल सकते, जिन्हें हम अपने घरों में नहीं पाल सकते, उनको वाइल्ड एनिमल या फिर वाइल्ड लाइफ एनिमल्स बोलते हैं, जो कहाँ रहते हैं, फॉरेस्ट में प्रेजेंट होते हैं. इंक्रीजिंग इन पॉपुलेशन ऑल्सो लीड टू इंक्रीज इन डिमांड फॉर यूजिंग लैंड फॉर वेराइटी पर्पज इंक्लूडिंग हाउसिंग. Due to this, the habitat of many organisms are being destroyed, and thus we can say that our wildlife is a threat. जब हमारा क्या हुआ, जैसे जैसे पोल्यूशन, जो पॉपुलेशन थी, जैसे जैसे वो इंक्रीज हुई, लोगों की डिमांड बढ़ी. ठीक है. लोगों की 3 डिमांड होती है, एक रोटी, कपड़ा एंड मकान. इसकी जब क्या हुआ, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ी वैसे वैसे इनके तीनों चीज़ों की डिमांड बनेगी. ठीक है. तो उन्होंने क्या करा, घर बनाने के लिए, खेतों में अनाज उगाने के लिए, फर्नीचर के लिए उन्होंने क्या करा, पेड़ों को काटना शुरू कर दिया. ठीक है. जिससे क्या हुआ, जो वाइल्ड लाइफ जो एनिमल थे वो क्या हुआ, धीरे धीरे कम होता गया उनका नंबर. कॉजेज ऑफ डिप्लेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ. कैसे कैसे कौन कौन से कॉजेज है जिससे क्या हुई, जो हमारी वाइल्ड लाइफ क्या हुई, इफेक्टिव हुई. फर्स्ट, हैबिटेट लॉस. जब आप जंगलों को काट देंगे तो एनिमल्स, तो जो भी सारे वाइल्ड एनिमल होते हैं कहाँ रहते हैं, फॉरेस्ट में रहते हैं. तो जब उनका हैबिटेट ही नहीं रहेगा तो वो कहाँ से रहेंगे. क्लाइमेट चेंज. जैसे जैसे इन्वायरमेंट चेंज होता है. पेस्टिसाइड एंड टॉक्सिक केमिकल्स, हंटिंग एंड पोचिंग, नेचुरल फिनोमेना एंड पोल्यूशन. तो जो भी हम क्या करेंगे, पेस्टिसाइड हो गए, टॉक्सिक केमिकल्स हो गए, इनका यूज़ करेंगे तो उनसे भी क्या होता है कि जो एनिमल्स होते हैं उनका भी नंबर धीरे धीरे क्या होता है, डिक्रीज़ हो जाता है. हंटिंग एंड पोचिंग, हम लोगों को हम जानवरों को मार रहे हैं अपने शौक़ के लिए. ठीक है. उससे, और जो भी सारे नेचुरल फिनोमेना होते हैं, जैसे बाढ़ आ गई, सूखा आ गया, जिससे भी क्या होता है, एनिमल्स की जो वाइल्ड लाइफ होती है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है. एंड पोल्यूशन. ठीक है. जिससे क्या होती है, जो भी सारे एनिमल्स होते हैं उनकी क्या होती है, वाइल्ड लाइफ बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट दिखते हैं. Habitat loss. Habitat is a place where living and non-living organism lives. Sometimes the cause of depletion of wildlife is the loss of their habitat, that is a place where they lived and developed. For example, elephant live in forest and it is forest is destroyed. The habitat of the elephant get destroyed. Also the number of the elephant decrease. तो जब क्या होगा, जब हम एनिमल के क्या करेंगे, हैबिटेट को डिस्ट्रॉय कर देंगे, जब फॉरेस्ट ही नहीं रहेंगे तो एलिफेंट रहेंगे कहाँ. जैसे एलिफेंट सबको पता है कहाँ रहते हैं, फॉरेस्ट में रहते हैं. अगर हमने जंगलों को काट देंगे तो उनका क्या होगा, हैबिटेट लॉस हो गया. तो वैसे ही उनका जो नंबर था वो डिक्रीज होता गया, जिससे क्या हुआ, एलिफेंट बहुत ही कम हो गए हैं. क्लाइमेट चेंज. Climate change, like sudden change in the environment, can actually cause destroy, loss of biodiversity. Thereby, the habitat of different kinds of plant and animal get destroyed. We need a premium temperature for survival. For example, a slight drop of raise to average rainfall will lead to seasonal change that can harm इनहेबिटेशन मैमल्स. जैसे जैसे क्या होता है, क्लाइमेट चेंज होता है, कभी बहुत ज़्यादा गर्मी है, कभी बहुत ज़्यादा ठंड है, तो एनिमल्स जो होते हैं वो अपने आप को जब सर्वाइव नहीं कर पाते हैं तो क्या होता है, इसकी वजह से भी उनकी वाइल्ड लाइफ पे इफेक्ट देखने को मिलता है.
Pesticide, the use of pesticide on other chemical can harmful wildlife as they are toxic. For example, petroleum byproducts, antifreezing, etc. तो जब हम क्या करेंगे, पेस्टिसाइड और टॉक्सिक सब्सटेंस का यूज़ करेंगे तो उससे क्या होगा, प्लांट की भी डेथ होना स्टार्ट हो जाएगी. Hunting and poaching, unregulated hunting and poaching can harm wildlife. Due to this, the number of the wildlife animal will decrease. जैसे जैसे उनका क्या होगा, नंबर डिक्रीज होता गया. Natural phenomena like flood, earthquake, volcano, etc. are also harm wildlife. तो जो भी हमारे ज्वालामुखी का होना, ठीक है, भूकंप आना, बहुत ज़्यादा बाढ़ आ जाना, तो ये भी कुछ हमारे नेचुरल फ्लोनेमा हैं जिससे क्या होती है, हमारी जो वाइल्ड लाइफ होती है वो इफेक्टिव होती है, इफेक्ट पड़ता है वाइल्ड लाइफ पे. कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, कैसे हम कंजर्व करें वाइल्ड लाइफ को? टू प्रिवेंट डिफॉरेस्टेशन एंड फॉर कंजर्वेशन of forest and wildlife. The government has implements many rules, method and policy amongst many types area called sanctuaries, national park and biosphere reserve has been marked where activities like plantation, cultivation, grazing, hunting, poaching, etc. are prohibited. In reference the preservation, protect और रिस्टोर ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड देयर इन्वायरमेंट. जो कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ था, इसमें क्या था कि जो भी हमारे एनिमल्स थे उनको उनके नेचुरल हैबिटेट में ही उनको क्या करा, गवर्नमेंट ने बहुत सारी पॉलिसीज, मैथड एंड रूल बना दिए थे जिससे क्या हुआ, उनको उनके ही वहाँ पे क्या करा जाए, उनको कंजर्व किया जाए. जहाँ पे बहुत ज़्यादा प्लांटेशन हो, बहुत ज़्यादा पेड़ लगाएं हम लोग, कल्टिवेशन करें, गार्जिंग, हंटिंग, पोचिंग, इन सबको क्या करें, रोक दें. ठीक है, जिससे क्या हो, हमारी जो वाइल्ड लाइफ हो वो कंजर्व हो. ये कुछ हमारे फॉलोइंग एक्टिविटीज़ होती है जिससे हम वाइल्ड लाइफ को कंट्रोल कर सकते हैं. द इंटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ एक्ट, जैसे इनहेक्शन वाइल्ड लाइफ एक्ट आ गया. अगर आप किसी जानवर को मारते हैं तो आपको क्या होता है, आपको बहुत ही जेल भी जाना पड़ जाता है. स्पीसीज प्रिजर्वेशन एंड इमेजवेशन, जो भी हमारी स्पीसीज है उनको हम क्या करें, प्रिजर्वेशन करें. नेशनल पार्क एंड सेंचुरीज बनाएं. द इंटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ एक्ट, it provides the protection of rare species like python, elephant, tiger or wildlife by prohibiting their hunting for various reasons. It is way we can save them. जो हमारा है द इंट्रेक्शन ऑफ द वाइल्ड लाइफ एक्ट, जिसके अंतर्गत क्या था कि ऐसे जो हमारे क्या है रेयर स्पीसीज़ हैं उनको क्या करा जाए, प्रोटेक्ट किया जाए, और जो भी हंटिंग वगैरह है उस पर क्या करा जाए, बिल्कुल रोक लगा दी जाए. स्पीसीज प्रिजर्वेशन एंड असेंबल्स कैन बी डन बाय सेटिंग अप नेशनल पार्क एंड सेंचुरीज. तो जो हमारी स्पीसीज थी उसको प्रिजर्व करने के लिए नेशनल पार्क एंड सेंचुरी बनाए गए थे जिससे जो इंडेंजर्ड एनिमल्स हैं उनको हम क्या करें, प्रिजर्व कर सकें. नेशनल पार्क, इट इज़ द एरिया रिजर्व फॉर वाइल्ड फेयर ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड द सेंचुरी वी कैन एक्टिविटीज़ लाइक हंटिंग, पोचिंग, गार्जिंग एक्सेट्रा. तो जो नेशनल पार्क ऐसे बनाए गए थे जहाँ पे क्या हुआ था, जो भी सारे एनिमल्स हैं वहाँ पे ना तो कोई हंटिंग होगी, ना ही गार्जिंग होगी और ना ही पोचिंग होगी. ठीक है, तो ये सारे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनसे हम क्या कर सकते हैं, अपने वाइल्ड लाइफ को कंजर्व कर सकते हैं. We can also say that is a large and diversity enough to protect whole set of ecosystem. National park preserve flora, fauna, landscape and historical object of the area. For example, it is a Satrapura National Park, rock shelter and rock painting and also preserve along the flora and fauna. Jim Corbett Park is a national park which is located in Nainital where people can go and see the natural beauty but they do not support to the hunting and poaching. तो हमारे जो भी सारे, जैसे हमारा क्या हो गया, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, बहुत सारे नेशनल पार्क हैं, सेंचुरीज, जहाँ पे क्या करा जाता है, एनिमल्स को रखा जाता है जिससे वो क्या करते हैं, उनको प्रोटेक्ट करते हैं. वहाँ पे कोई भी ना हंटिंग होगी ना ही कोई पोचिंग होगी. सेंचुरीज क्या होती हैं? सेंचुरीज इज द एरिया प्रिजर्व फॉर द कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ and operating like cutting timbers, trees, collection of minor forest product etc. are allowed. In sanctuary, hunting and poaching is strictly prohibited. तो जो हमारी सेंचुरीज होती हैं ये क्या होता है, एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पे एनिमल्स को, वाइल्ड लाइफ को कंजर्व किया जाता है. लेकिन यहाँ पे जो हमारे पेड़ों का काटना,
ठीक है, जो भी अपने यूज़ के लिए ये सारी चीज़ें अलाउ होती हैं, बट यहाँ पे हंटिंग और पोचिंग बिल्कुल भी अलाउ नहीं होती है। Flora and fauna, the plant and animal found in a particular area, the term as flora and fauna of that area. जिस पर्टिकुलर एरिया में एनिमल्स एंड प्लांट दोनों ही प्रेजेंट होते हैं तो उस एरिया को हम फ्लोरा एंड फौना एरिया बोल देते हैं। फ्लोरा इज अ टर्म विच इज़ यूज फॉर प्लांट एंड फौना इज द यूज फॉर एनिमल। तो जो फ्लोरा वर्ड है वो फ्लावर के लिए है, प्लांट के लिए, एंड जो फौना वर्ड है वो एनिमल के लिए यूज किया गया है। स्पीसीज, they are group of the people capable to inbreeding of the product fertility of spring and have common characteristic. Normally member of the some species bred along and not the member of each species. For example, in the forest there are the variety of animal like lion, deer, elephant. Lion is able to the breed with only lion. Lion cannot breed with डियर। तो जो भी सारी स्पीसीज होती है इनका जो एक क्या होता है पर्टिकुलर कम्युनिटी बनी होती है, जैसे लॉइन के साथ में क्या रहेंगे, सारे लॉइन रहेंगे, ठीक है, डियर के साथ में सारे डियर रहेंगे। तो ये क्या कहलाते हैं, हमारी स्पीसीज कहलाते हैं, जिनमें क्या होते हैं उनके सब लोग कैसे रहते हैं, साथ में रहते हैं। वाइल्ड लाइफ स्पीसीज ऑन द बेसिस ऑफ बीइंग थ्रेडिंग एंड एक्सटिंक्ट बाय बिगिंग क्लासिफिकेशन इनटू डिफरेंट कैटेगरी। जो हमारी वाइल्ड लाइफ स्पीसीज है जो क्या हो रही है, धीरे धीरे कम होती जा रही है, जिसको हम एक्सटिंक्ट होती जा रही है हमारे इन्वायरमेंट में, उनको बोलते हैं एंडेमिक स्पीसीज, वैल्यूनर स्पीसीज, इंडेंजर स्पीसीज एंड क्रिटिकल इंडेंजर स्पीसीज। तो जो भी हमारी जो स्पीसीज हैं वो धीरे धीरे कम होती गई है, उनको इस क्लासिफिकेशन में उनको क्या करा गया है, डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले आती है हमारी इंडेमिक स्पीसीज, आर दोज स्पीसीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल विच आर फाउंड एक्सक्लूसिव इन द पर्टिकुलर एरिया, दे आर नॉट नेचुरली फाउंड एवरीवेयर एल्स। जो हमारी एंडेमिक स्पीसीज होती हैं ये कुछ प्लांट एंड एनिमल ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं सिर्फ पर्टिकुलर एरिया में ही प्रेजेंट होते हैं। जैसे हमारे जो लॉइन है वो कहाँ होते हैं, बंगाल में प्रेजेंट होते हैं, वो हर जगह प्रेजेंट नहीं होते हैं। जो बंगाल टाइगर है वो कहाँ होता है, सिर्फ बंगाल में ही मिलता है। तो ऐसे एनिमल एंड प्लांट जो क्या होते हैं सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया में ही प्रेजेंट होते हैं, उनको बोलते हैं एंडेमिक स्पीसीज बोलते हैं उन्हें। वैल्यूनरेबल species, it includes those organisms that are likely to become endangered unless that circumstances that are not fit for its survival improve. They are not as a present in endanger but will be it endanger. ऐसे स्पीसीज जो क्या हो जिनका नंबर तो ठीक ठाक है लेकिन वो क्या हो रहे धीरे धीरे कम होती जा रही हैं, ठीक है, धीरे धीरे कम होती जाती है, उनको हम वैल्यूनेबल स्पीसीज बोलते हैं, ठीक है। लेकिन वो इंडेंजर्ड तो नहीं है लेकिन तब भी क्या हो रहा है उनका नंबर धीरे धीरे कम हो रहा है, तो हम उनको वैल्यूनेबल स्पीसीज बोलते हैं, ठीक है। जैसे हमारे मुँह का डियर हो गया, संबर हो गया, वाइल्ड बफेलोज हो गए, इंडियन एलिफेंट्स हो गए, ये कुछ हैं हमारे। उसके बाद में आता है इंडेंजर्ड स्पीसीज, इट इंक्लूड ऑल दोज ऑर्गेनिज्म दैट आर एट अ रिस्क ऑफ बिकमिंग एक्सटिंक्ट। फॉर एग्जाम्पल टाइगर, ऐसे स्पीसीज जो क्या है बहुत ही रेयर केस में प्रेजेंट होती है, धीरे धीरे वो क्या हो रही है विलुप्त होती जा रही है, उनको हम इंडेंजर्ड स्पीसीज बोलते हैं। जैसे हमारे टाइगर हो गया, वाइट टाइगर हो गया, आउल हो गया, राइनो हो गए, तो ये कैसे हमारे इंडेंजर्ड स्पीसीज में आते हैं। दे आर एट अ रिस्क ऑफ बिकमिंग एग्जिस्टिंग ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। कुछ हमारी ऐसे होते हैं एनिमल जो क्या हो रहे हैं एक्सटिंक्ट हो गए, विलुप्त हो गए हैं। Changing environment, prediction, predators, they are already few in number, critical endangered species। अब हमारा आता है कि जो रेड बुक डाटा है ये क्या होता है। रेड बुक डाटा इट इज़ द सोर्स बुक which keep as record for all the endangered animal and plant. There are a different red book data and plant, animal and the other species. Each species has a different red book data and help to the remain the name of the different which is the endangered. जो हमारी रेड बुक डाटा होती है ये एक ऐसी बुक होती है जिसमें जो भी सारे एनिमल हैं जो इंडेंजर्ड हैं, जो एक्सटिंक्ट हो गए हैं, उन सब का क्या होता है रिकॉर्ड रखा जाता है। किसके अंदर, रेड बुक डाटा के अंदर।
तो रेड बुक डाटा एक ऐसा है जिसमें जो भी सारे हमारे इंडेंजर्ड एनिमल एंड प्लांट हैं उनको क्या करा जाता है, उनको उनका रिकॉर्ड रखा जाता है। ठीक है, इसके लिए एक यूनियन भी है जिसको बोलते हैं IUCN। इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जिससे हम क्या करते हैं, उनको नेचुरल रिसोर्सेज में उनको कंजर्व कर सकते हैं। ठीक है, कंटेन्स ऑफ द मोस्ट अपडेट इंफॉर्मेशन फॉर द ग्लोबल कंजर्वेशन स्टेटस ऑफ द स्पीसीज, जिससे क्या हम करते हैं, उसको अपडेट रखते हैं इन्फॉर्मेशन की, जो भी हमारे ग्लोबल कंजर्व स्पीसीज हैं उनका नंबर डिक्रीज हो रहा है या इंक्रीज हो रहा है, उन सब का क्या करते हैं, रिकॉर्ड रखते हैं। उसके बाद में आता है माइग्रेशन। माइग्रेशन is defined as the environment of the animal from one place to another. For example, red coat bird is a migratory bird which moves in other to have a better living situation. तो माइग्रेशन का मतलब वो होता है कि जो एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपने सर्वाइवल के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पे क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं। ठीक है, तो उनको हम माइग्रेशन बोलते हैं या फिर माइग्रेटरी बर्ड्स या फिर एनिमल्स बोलते हैं। It due to the following reasons: sudden climate change to find food and more valuable condition for breeding purpose etc. तो जो एनिमल्स होते हैं या बर्ड्स होते हैं वो जब एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं तो उसके क्या रीज़न होते हैं। ठीक है, या तो हमारा जो सडन क्लाइमेट का होता है चेंज हो जाता है, फूड की जो अवेलेबिलिटी होती है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती है और उनके जो ब्रीडिंग पर्पस होता है वो भी बहुत कम हो जाता है। इसलिए जो एनिमल्स एंड बर्ड्स होते हैं वो क्या करते हैं, एक जगह से दूसरे का मूव करते हैं। तो बच्चों आप लोग क्या करोगे, बुक के एक्सरसाइज एंड बुक के जो भी सारे क्वेश्चन आंसर है उनको अपनी कॉपी में करेंगे और उनको अच्छे से लर्न करेंगे।